हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको सचिव पद्धति के अंतर्गत सचिव पद्धति के क्या लक्षण हैं और इसके क्या एडवांटेज हैं, इस टॉपिक पर आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सचिवीय लक्षण, सचिव पद्धति के लक्षण, अर्थात आप इसको कह सकते हैं सेक्रेटरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सचिव पद्धति के क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, यह टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सचिव पद्धति से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए समझाइए। तो आपको इसमें लिखना होगा। और चूँकि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसमें विस्तार से लिखना होता है ना। तो आज आप इसे समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। इसकी पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सचिव पद्धति है क्या, और उसके पहले हमने आपको बताया था कि कार्यालय पद्धति क्या है ना। सचिव पद्धति के अंतर्गत हमने बताया था कि सचिव के द्वारा जिन प्रक्रियाओं के अंतर्गत कार्य किया जाता है उसको हम सचिव पद्धति कहते हैं, है ना। सचिव पद्धति में किसके अंतर्गत कार्य किया जाता है? सचिव के अंतर्गत कार्य किया जाता है, सचिव के द्वारा कार्य किया जाता है। सचिव को उन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जो कंपनी अधिनियम 1956 में बताए गए हैं। उन नियमों का उसे ध्यान रखना पड़ता है कार्य को करने के पूर्व, ठीक है। तो आज इसी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि पहला अगर बिंदु है तो उसको वो है विशेषता के रूप में गोपनीयता। गोपनीयता, ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि सचिव का जो अभिप्राय होता है वो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी, ठीक है। और सेक्रेटरी जो है ये सीक्रेट शब्द से बना है ना, कि ऐसा व्यक्ति जो संस्था में होने वाले कार्यों को गोपनीय रख सके, है ना। गोपनीय रखने वाला व्यक्ति, गोपनीय कार्यों की गोपनीयता बना करके रखने वाले व्यक्ति को ही हम सेक्रेटरी कहते हैं, सचिव कहते हैं। तो सचिव पद्धति की जो पहली विशेषता यही होनी चाहिए कि वह उसके अंतर्गत गोपनीयता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि सचिव पद्धति के अंतर्गत सचिव के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिनको सभी को नहीं पता होना चाहिए। सिर्फ संस्था के जो संचालक हैं और सचिव हैं वो उन्हीं के मध्य होने चाहिए, है ना। कि जैसे कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं होता है ना। कंपनी में अगर सपोज करो कि कई सारे होते हैं, टेंडर होते हैं, है ना, टेंडर निकलते हैं, तो आप सचिव की वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि जो कंपनी के द्वारा टेंडर भरा गया है, जिससे कि वो चाहता है कि हमको प्रोजेक्ट मिले, है ना, अगर उस बात को उसने लीक कर दिया तो जो दूसरी कंपनियां हैं जो सेम वही कार्य करती हैं जो आपके द्वारा किया जाता है, तो वो तो उसमें चेंजिंग कर देगी, है ना। आपने अगर वहाँ पर कोई आइटम आप खरीद रहे हो, दूसरे को आपको उपलब्ध कराना है, उसमें आपने किसी चीज़ का जो आइटम का जो रेट था वो आपने 25 रुपये लिखा, ठीक है ना। 25 रुपये आपने फिक्स किया टेंडर में हम इतना दे देंगे, है ना। लेकिन अगर आपने उसकी गोपनीयता को भंग कर दिया, दूसरी कंपनी को पता चल गया, तो वो तो उसकी जगह पर डायरेक्ट उसने अगर 23 रुपीज़ कर दिए तो क्या वो टेंडर आपको मिलेगा? क्योंकि टेंडर उसी को मिलता है जो सबसे कम कीमत में उस चीज़ को समय से उपलब्ध कराता है ना। और टेंडर की प्रक्रिया ही इसलिए की गई है ताकि ये ओपन हो, पहले बहुत सारे लोग हैं उसमें प्रतिभाग करें और उसके बाद में अच्छी से अच्छी क्वालिटी सस्ते रेट में मिले। जब पहले टेंडर की प्रक्रिया नहीं होती थी तो जो जानने वाले लोग होते थे बस उनसे पैसा
लेकर के अपना सामान का इधर उधर होता था। लेकिन टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत एक एक पैसे की जो ऑनलाइन सिस्टम होता है इसमें, तो अगर एक पैसे का भी अंतर है अगर उसने फिलअप किया है तो फिर उसी को जाएगा जिसने कम किया। तो अगर गोपनीयता इसमें नहीं होगी सचिव पद्धति के अंतर्गत तो हम तो अपने मार्केट में बहुत पीछे हो जो होंगे और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य में भी हम सबसे पीछे रह जाएंगे। तो ध्यान रखना है, ये तो मैंने छोटी सी बात बताई कि इसे टेंडर की प्रक्रिया है या कंपनी में की जन्म की प्रक्रिया, उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, यह सिर्फ सचिव तक ही सीमित होनी चाहिए या फिर जो उसके अधिकारी कर्मचारी उनको तो पता ही होता है ना, इन दोनों के मध्य ही होना चाहिए, उसके अतिरिक्त किसी के पास में नहीं जाना चाहिए ऐसी जानकारी। या उसके अतिरिक्त जितने और भी काम हो रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, वो भी किसी से कोई मतलब नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो जब भी सचिव पद्धति लागू की जाती है, सचिव पद्धति का मतलब है कि सचिव के द्वारा जिन कार्यों को किया जाता है ना, सचिव के लिए योग्यताएं निर्धारित होती हैं, क्वालिफिकेशन निर्धारित होती है, वो उस क्वालिफिकेशन को धारित करता है, उसको पता है कि कौन सा काम किस सिस्टम के अंतर्गत होना है। तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि जितने भी कार्य सचिव के द्वारा किए जाते हैं वो सभी गोपनीय होने चाहिए, सीक्रेट होने चाहिए, किसी को पता नहीं चलने चाहिए। ठीक है, इसी के क्रम में नेक्स्ट है आपका वैधानिकता। ठीक है, तो गोपनीयता का जो लक्षण है वो सचिव पद्धति में होना चाहिए, उसी क्रम में वैधानिकता होनी चाहिए, है ना। वैधानिकता से मतलब मैंने आपको बताया था कि जितने भी काम आपकी संस्था में होते हैं, सचिव पद्धति के अंतर्गत होते हैं, वो सभी नियम कानून के अंतर्गत होने चाहिए, तभी तो वैध होंगे, वैध तो तभी होंगे। अगर आपने किसी काम को जिस रास्ते से करना चाहिए उससे न करके बाईपास आप किसी अन्य रास्ते से करते हैं, तो जब भी समय आने पर अगर किसी के संज्ञान में आता है तो पहली बात तो जो आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, है ना, वो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि आपने ये गलत तरीके से काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फिर सचिव के ऊपर अर्थदंड भी लगाया जाता है। ठीक है, तो वैधानिकता होनी चाहिए सचिव के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं। ठीक है, वैधानिकता से मतलब ये है कि जो लॉ है कंपनी अधिनियम का, कंपनी अधिनियम में जिन कार्यों के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत सचिव पद्धति में काम होने चाहिए, है ना। सचिव पद्धति से तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि सचिव पद्धति है क्या, है ना। सचिव पद्धति देखो सिर्फ आपको समझना है कि सचिव के द्वारा जिन तौर तरीकों से काम किया जाता है उन तौर तरीकों की जो प्रक्रिया, उस काम को करने का जो तरीका होता है वही हमारी सचिव पद्धति होती है ना। और सचिव पद्धति जब सचिव होगा संस्था में नियुक्त होगा तभी हो सकता है ना, क्योंकि वो उसकी क्वालिफिकेशन को धारित करता है, उसके अंदर वो योग्यता है, उसको पता है कि ये काम कैसे होने हैं, है ना। कोई अगर अनाड़ी व्यक्ति अर्थात जो उसकी योग्यता को नहीं रखता है, योग्य नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि इस कार्य की कार्रवाई को कैसे करना है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी में जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सबके ऊपर एक नियम कानून चलता है जिसको कहते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम, है ना। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या आप उसका स्मरण रखते हुए यदि कोई भी काम करते हैं तो वो आपका वैधानिक ही होगा, है ना, वो नियम कानून के दायरे में ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सब आपको इसलिए इस कोर्स में पढ़ाया जाता है क्योंकि यदि आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, पता का ये आपकी हैबिट में आ जाएगा कि कहीं पर भी कोई काम करना है वो नियम के अंतर्गत ही होना चाहिए, हो रहा है तो ही होगा, अदरवाइज उसे नहीं करना है
है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है, विश्वसनीयता उसकी बढ़ती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। अगर कल को किसी को पता चलता है कि उस कंपनी में काम जो है गलत तरीके से होता है, फ्रॉड काम होता है, तो कोई कस्टमर आपके वहाँ नहीं आएगा, कुछ आपसे खरीदारी नहीं करेगा। उसको पता है कि जो नॉर्म्स उसके द्वारा जारी किए गए हैं, जो क्वालिटी का मापदंड उसके द्वारा दिया गया है कि हमने जो प्रोडक्टिविटी दी है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसमें ये क्वालिटी है, कल को अगर टेस्टिंग होने पर वो फेल पाई जाती है तो क्या होता है, उसके ऊपर प्रश्नचिन्ह उठता है कंपनी के ऊपर, उसके प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ दिन पहले आपने पिछले साल देखा था बाबा रामदेव का वो नूडल्स वाला जो आया था मामला, उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा खिल्ली होती है कंपनी की कि उसके द्वारा जो ये प्रोडक्ट्स आया है वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड नहीं है, लोग उसको फिर लेना पसंद नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया गोपनीयता के बारे में और वैधानिकता के बारे में। नेक्स्ट है कार्रवाई विषयक व्यवहारिकता का ज्ञान, सचिव पद्धति के अंतर्गत सचिव को होना चाहिए। कार्यवाही विषयक व्यवहारिकता का ज्ञान, व्यवहारिकता का ज्ञान, इससे आपका क्या अभिप्राय है, इसको थोड़ा सा समझना है। कार्यवाही विषयक व्यवहारिकता का ज्ञान से अभिप्राय ये है कि संस्था में जो भी कार्रवाई होनी है, जो भी कार्रवाई सचिव के द्वारा की जानी है, उसके लिए जो भी व्यवहार का मतलब होता है प्रक्रिया से, है ना, व्यवहार का मतलब होता है प्रक्रिया से। उस जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी कार्य करना है, वह एक प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए, और प्रक्रिया के अंतर्गत चाहे उसमें उसके दस्तावेज लगने हों, ठीक है। प्रक्रिया तो तभी पूरी होगी, आप मिलने हमसे आए किसी काम के लिए और मैंने आपसे कह दिया कि हाँ आपका क्या नाम, आपने कहा जी सुयश यादव नाम है मेरा, मैंने कहा ठीक है, बोले सर एडमिशन लेना था, बोले आप आ गए तो एडमिशन हो गया। तो ये अगर मैंने ऐसे कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन आपका हो गया, है ना, ये फिर आप समझ लो कि ये व्यवहारिकता उसमें नहीं है काम में, है ना। व्यवहारिकता तभी होगी जब आप सबमिट संस्था में उपस्थित हुए, अच्छी बात है, फिर उसके पश्चात आपको फीस जमा करनी है, फीस जमा करने के पश्चात फिर आपको अपनी फाइल बनानी है, आपको कॉलेज से एक फॉर्म दिया जाए तो उसे भरना है, निश्चित स्थान पर जानकारी उसमें फिलअप करनी है, साथ ही साथ निश्चित स्थान पर साइन भी करना है जहाँ पर लिखा हुआ है, हस्ताक्षर का कॉलम हस्ताक्षर करने हैं, तभी तो वो आपकी कार्रवाई है वो व्यवहारिक बनेगी, व्यवहार में आएगी। क्योंकि अगर कल अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ ये एक लड़का है, उसका पता नहीं एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ, अब कह दो जी सर एडमिशन तो हो गया, मैंने कहा इसकी फाइल तो है ही नहीं, तो सर वो तो मैंने ली नहीं, तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि आपका प्रवेश हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो कार्रवाई अगर आपको करनी है तो चाहे दस्तावेजों की जरूरत हो वो आपके पास में होने चाहिए, चाहे उससे संबंधित विवरण हो, है ना, वो भी, चाहे फॉर्म हो, इन सभी के बारे में अच्छी से जानकारी आपको होनी चाहिए और वो अच्छी तरीके से फिलअप होने चाहिए, सही तरीके से क्रमबद्ध होने चाहिए, तभी जो आपका कार्य है, कार्रवाई का अभिप्राय जो कार्य आपने किया उसमें व्यवहारिकता आएगी, है ना। व्यवहारिकता की मतलब जो प्रक्रिया में वो तभी आएगा, है ना, तभी वो प्रक्रिया में आएगा। अगर आप व्यवहार का सेंस देखें तो हमने बताया है जो पहले के जैसे स्टूडेंट थे उनको कि व्यवहार कैसे पता चलता है। व्यवहार पता चलता है जब आप संपर्क में आते हो, तभी आप जज करते हो कि हाँ ये कैसा। अब आपने कहा कि एडमिशन हो गया, पता चला कि आपको नोटिस जा रहा है तो हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ, तो व्यवहार कैसे पता चला, होगा कि मैं तो गया था सर, मैंने तो कह दिया होगा तुम्हारा एडमिशन, है ना।
तो उसके लिए क्या करना है कि अगर कार्यवाही आपको पूरी करनी है तो उससे रिलेटेड समस्त दस्तावेज हो, चाहे विवरण हो, चाहे फॉर्म हो, उनकी जानकारी होनी चाहिए और वो पूर्ण होने चाहिए, तभी वो कार्रवाई आपकी व्यवहारिक मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी, है ना। तो इन सब की जानकारी सचिव को होनी चाहिए कि कौन सा काम करना है, उसमें दस्तावेज कौन कौन से लगने हैं, है ना, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, किस किस से अगर उसका अप्रूवल भी लेना है, या कौन सी कमेटी के उस पर हस्ताक्षर होनी चाहिए, या कितनी फीस उसमें सबमिट होनी चाहिए, कौन कौन से उसमें फॉर्म है, कहाँ कहाँ पर दस्तखत होने हैं, वो सभी मतलब होने चाहिए, तब आपका काम जो है वो व्यवहारिक माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा, ठीक उचित समझा जाएगा, है ना। आपने बस ऐसे ही चलते हालत में कह दिया ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप कहीं पर भी अगर जरूरी नहीं कि आप सचिव के पद पर हो तभी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम करने का जो तरीका होगा वो आपका हमेशा उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि आपके पास में प्रूफ के लिए कुछ हो, ठीक है। यदि आप उस काम के लिए नए हैं तो आपको उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि ये काम उसको करने के लिए दिया गया है, इसको हम किस तरीके से करें कि ये सही ढंग से हो, अच्छी तरीके से हो, और ताकि उस पर बाद में कोई प्रश्न चिन्ह उठा ना सके, ठीक है। तो कार्रवाई विषय व्यवहारिकता का ज्ञान आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए, है ना। ऐसे चलते हुए हालत में काम आपको नहीं करना है। उसके पश्चात में नेक्स्ट है आपका लक्ष्य। लक्ष्य अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको लक्ष्य के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जब कोई भी संस्था जन्म लेती है, अर्थात उसका निर्माण होता है, संस्था रन करती है, तो संस्था लोग क्यों ओपन करते हैं, कोई व्यवसाय क्यों चलाते हैं, ऑफिस का निर्माण क्यों करते हैं, कि उनका एक लक्ष्य है ना, उनका एक लक्ष्य है कि हमको मार्केट में अपना ये प्रोडक्ट लाना है ना, वो प्रोडक्ट लाना है या हमको यह सर्विस उपलब्ध करानी है ना। दो प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक में तो प्रोडक्शन दिया जाता है, दूसरे में सर्विस, ठीक है ना, सर्विस दी जाती है। तो उसका लक्ष्य निर्धारित है कि अगर हमको सर्विस देनी है तो हम सर्विस के माध्यम से या फिर कोई उत्पाद के माध्यम से हमको मार्केट में अपनी एक कीर्ति स्थापित करनी है, और उस कीर्ति स्थापित होने के साथ साथ हमको लाभ कमाना है ना। कोई व्यापार ऐसे करता है कि नहीं हम धर्मार्थ के लिए व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार करके जिसको जितना चाहिए वो लेके जाओ, ऐसा बहुत कम मिलता है। हो सकते हैं वो छोटे मोटे स्तर पर होगा, बड़े स्तर पर हो सकता है, बिलियन जैसे लोग बहुत दान करते हैं तो वो ऐसे करते होंगे, लेकिन अगर आप देखें कि व्यापार जो किया जाता है उसका बस एक ही लक्ष्य होता है, बिजनेस का एक लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना, है ना। तो जब सचिव पद्धति है, सचिव पद्धति के अंतर्गत सचिव काम कर रहा है तो उसको ये हमेशा पता होना चाहिए कि जितने भी काम हम कर रहे हैं वो सभी उचित ढंग से हो, अच्छी तरीके से हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा मेन उद्देश्य है, किसी कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना और लक्ष्य को बहुत ही कम समय में अचीव कर लेना, बहुत कम समय में उसको अचीव करना, यही हमारा मेन लक्ष्य होता है। तो सचिवी पद्धति के अंदर ये विशेषता होती है कि अगर आप उस तौर तरीकों से काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को बहुत कम समय में प्राप्त कर लेते हैं। क्यों प्राप्त कर लेते हैं? अभी हमने पहला आपको बताया गोपनीयता होती है उसमें। किसी को जब पता ही नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्या काम होने का अभिप्राय ये नहीं है कि किसी कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है, मतलब जिसको नहीं पता होना चाहिए जिस काम के बारे में हम उसको बताते ही नहीं। इससे मतलब कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो लीक ही नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं लीक होने देते, हर काम हम सुसज्जित ढंग से करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि वो वैध होते हैं, वैलिड होते हैं, मतलब हम फर्जी काम नहीं करते, है ना, पूरी वैलिडिटी के साथ में काम करते हैं, वैधानिक तरीके से नियम कानून के अंतर्गत रखते हुए हम काम करते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि कार्रवाई विषयक व्यावहारिकता का पूरा ज्ञान
होता है सचिव को जब उसमें काम करता है, सचिव पद्धति के अंतर्गत जब उसके माध्यम से काम उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें जब सचिव पद्धति के अंतर्गत काम करते हैं तो हम इसमें अपने लक्ष्य को बहुत कम समय में अचीव कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है ना, यही उद्देश्य है। उसी प्रकार से आपका भी ये उद्देश्य है कि आप यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, तो अच्छे से पढ़िए, इससे कि आपका जो उद्देश्य है कि अच्छी रैंक तक पहुँचना ऑफिस में, अच्छा पैकेज पाना, अच्छी सैलरी पाना, यही उद्देश्य है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला उद्देश्य यही है कि अच्छी तरीके से नॉलेज को अर्जित करना है ना, अच्छी प्रैक्टिस करना, विषय का अच्छा ज्ञान होना। वो to सबका लक्ष्य होता है कि अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज पाना, लेकिन अगर आपका लक्ष्य नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो आप ना तो अच्छी सैलरी पा सकते हैं, ना ही अच्छा ऑफिस पा सकते हैं, है ना। वो तो तभी मिलेंगे आपको जब जानकारी नहीं है, आपको शॉर्ट हैंड आती नहीं है ना, आपको टाइपिंग में आपकी उंगलियां चलती ही नहीं है ना, तो फिर आप इससे रिलेटेड स्टेनो क्या कभी बनोगे क्या? क्योंकि उसके लिए तो पहला तो यही है, पहला लक्ष्य तो आपका यही है, पहला गोल है हमारा कि हमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग अच्छी तरीके से आती हो, अच्छी तरीके से हमें उनका अभ्यास करना है। तो आज हम यहाँ पर आपको सचिव पद्धति के क्या लक्षण हैं ये आपको हम समझा रहे हैं। तो आपका जो उद्देश्य है वो अभी आपका उद्देश्य है अच्छे से नॉलेज को गेन करना, है ना। तो जैसे समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, वैसे आपके लक्ष्य हैं वो बदलने नहीं चाहिए, है ना। आपको मेहनत करनी है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, अथक प्रयास करना पड़े, आपको करना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की बात नहीं सुननी है, बस अपने टीचर की और अपने आप की, है ना, क्योंकि आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब इसी के क्रम में आपको आगे बताते हैं समन्वय। समन्वय को इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो यह एक विशेषता है सचिव पद्धति के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इसमें कार्य का बंटवारा इस तरीके से किया जाता है सचिव के द्वारा कि सभी मिलजुल करके काम करते हैं, है ना। समन्वय का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर, है ना। कोऑर्डिनेशन, जब सभी लोग कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, हमने पहले की क्लास में कई बार बताया है समन्वय के बारे में, क्योंकि संस्था में जब काम ज़्यादा होता है तो भले ही कि वहाँ पर वो काम किसी और के पास था, लेकिन काम आज ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तुरंत दूसरा उसको सपोर्ट करता है, मिल करके काम करता है, टीम वर्क के रूप में काम करता है ना। तो ये सचिव पद्धति की विशेषता है, ये उसमें लक्षण है कि अगर जैसे ही कहीं पर काम ज़्यादा होगा, वैसे तो उसमें प्रत्येक कार्य का बंटवारा पहले से ही किया होता है कि जो लेखा का जो कार्य है वो अकाउंटेंट देखेगा, है ना। जितना सामान एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना है, जो हमारे वहाँ के जो 4th क्लास का स्टाफ है वो देखेगा आने ले जाने का। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होता है, सेल के लिए सेल डिपार्टमेंट है, सबका काम अलग अलग है। लेकिन क्योंकि अगर संस्था कुछ निर्माण करती है तो वो प्रोडक्ट एक जगह से कई जगह तक उसका आवागमन होता है ना। तो ऐसा नहीं है वो यहाँ से भेजा गया तो दूसरा कहते मैं तो नहीं लेने का, है ना, ऐसा नहीं, तुरंत वो उसके द्वारा रिसीव किया जाएगा, कहीं उसको जरा भी अवरोध बीच में उत्पन्न नहीं होगा कि वो मना कर दे कि नहीं हम नहीं लेंगे, है ना। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तुरंत वो अपने काम के लिए बैठा हुआ तुरंत उस काम को करेगा। अगर किसी कारणवश कहीं पर ज़्यादा बर्डन है तो तुरंत उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई पर्सन उपस्थित होगा ताकि उसका काम जो और आसानी से हो। ठीक है,
तो समन्वय का मतलब ये है मिलजुल करके काम करना, अच्छी तरीके से काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करना, टीम वर्क के रूप में काम करना। जैसे आपको पढ़ना है, पहली बार आप पॉलिटेक्निक में इस ब्रांच में एडमिशन लिया है आपने, अगर आपको नहीं आता है तो समन्वय स्थापित करो, हमसे मिलो, हमसे पूछो, हम आपको जानकारी देंगे, आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, आपकी जो कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जिस प्रकार से संस्था में समन्वय स्थापित किया जाता है, सचिव पद्धति के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है, उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई में समन्वय स्थापित कर सकते हैं, मिलजुल करके काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, ये कैसे होगा, मुझे नहीं आ रहा, तो आप समझ सकते हो, है ना। तो यदि आपके अंदर ललक है, आपके अंदर चाह है, आपके अंदर इच्छा है, तो आप हर कार्य को कर सकते हो, करने में सक्षम बन सकते हो। लेकिन यदि आपके अंदर चाह नहीं है, आप चाहते नहीं हो, तो कुछ भी संभव नहीं है ना। तो समन्वय की भावना होनी चाहिए। तो समन्वय स्थापित करना है, तो समन्वय स्थापित करने के लिए किस प्रकार से समन्वय सचिव पद्धति में स्थापित होगा। जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो कंपनी का जो सचिव होता है उसके पास बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्य का मतलब है कि संस्था में जितनी भी मीटिंग होती है उन सबको आहूत करता है कंपनी सचिव, मीटिंग बुलाता है ना। चाहे संचालकों की मीटिंग हो, चाहे अंशधारियों की मीटिंग हो, चाहे पदधारियों की मीटिंग हो, अगर टैक्स से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो भी कंपनी सचिव के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कौन सी सेक्शन के अंतर्गत छूट मिलती है ना, तो सब उसे पूरी जानकारी होती है। तो अगर वो समन्वय स्थापित करके ना रखे, जिन्होंने हमको पैसा दिया है, हमें अंशधारी उन्होंने पैसा दिया है ना, वो लाभांश तो बाद में लेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि लाभांश मिलता नहीं है, लॉस हो जाता है, तो उस हानि को वहन भी करते हैं वो। तो अगर सचिव, भाई पैसा सचिव को तो मिला नहीं है, पैसा किसको मिलता है, पैसा मिलता है कंपनी को, ठीक है। कंपनी को पैसा मिलता है अंशधारियों के द्वारा। अब सचिव क्या है, सचिव एक सेवक है, जानते हैं सभी, है ना। जितने भी एम्प्लॉय संस्था में काम करते हैं सभी सेवक होते हैं, सर्वेंट होते हैं, है ना। तो अब सचिव क्या करता है कि संस्था के जितने भी अंशधारी हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बना करके रखता है ना। अगर उनको कोई डाउट है तो कौन क्लियर करेगा, वो संस्था के सचिव से संपर्क स्थापित करते हैं, है ना। सचिव से संपर्क स्थापित करते हैं और उससे पूछते हैं कि जो जानकारी उनको चाहिए वो पूछ सकते हैं, है ना। तो अगर वो सपोज करो कि अगर समन्वय स्थापित ना हो, समन्वय स्थापित सचिव ना करे, तो अंशधारी अगर अपना पैसा मांगने लग जाए, सभी पैसा अपना ले ले, तो अब कंपनी को देना पड़ेगा, है ना। तो संस्था के पास तो फिर वही हालत हो जाएगी जो पहले थी। तो अगर आपको क्या करना है, सचिव क्या करता है, सब में कोऑर्डिनेशन बना करके रखता है, कोऑर्डिनेशन बना करके रखता है। अब मीटिंग बुलानी है तो पहले अब उसकी व्यवस्था करनी है, 14 दिन पहले, 15 दिन पहले, एक सप्ताह पहले नोटिस आता है ना कि मीटिंग है, उसका एजेंडा क्या होगा ये भी, है ना। अगर काफ़ी सारे लोगों की समस्याएं हैं तो अंशधारियों की मीटिंग बुलाई जाती है। अगर सचिव उसको नहीं संभाल पा रहा है तो अंशधारियों की मीटिंग जो है वो संचालकों से कराई जाती है। मतलब जो ये जो कार्य करने का जो पूरा तरीका है वो सब पूरा जिम्मा सचिव का होता है। तो सचिव जो है एक मीडिएटर होता है, मीडिएटर होता है, चाहे वो कर्मचारी हो, इस तरीके से आप समझिए। संस्था में संचालक होते हैं, संचालक का मतलब है जो संस्था को चलाते हैं, है ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं, है ना। उसके पश्चात में फिर इसमें आते हैं महाप्रबंधक, और फिर उसके पश्चात में होते हैं सचिव, ठीक है। फिर उसके पश्चात में अन्य कर्मचारी लोग होते हैं, अन्य कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तो अब सचिव क्या करता है, अब अन्य कर्मचारी मतलब ये तो मुख्य हो गए, है ना, ये सब में आते हैं, उनसे नीचे होते हैं।
फिर सचिव, फिर अन्य कर्मचारी। तो अन्य कर्मचारी में संस्था में काम करने वाले कर्मचारी भी हो सकते हैं, अंशधारी भी हो सकते हैं, आपके ऋणपत्रधारी भी हो सकते हैं। तो सचिव ये मध्य में है। अब यहाँ से जो आदेश मिलता है ये डायरेक्ट इनको आदेश नहीं देते, ये आदेश यहाँ देते हैं सचिव को, है ना। और सचिव भी क्या करते हैं, वो नीचे कर्मचारियों को उस आदेश को पास करते हैं, उनसे पालन करवाते हैं, यहाँ तक खबर जाती है। फिर ये खबर देते हैं सचिव को, सचिव फिर ऊपर पास करते हैं। ये एक मीडिएटर के तौर में काम करते हैं और ये इतनी अच्छी तरीके से समन्वय बना करके रखता है आपस में कि उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उसे नहीं आती है, ठीक है। तो ये समन्वय कैसे स्थापित किया जाता है समझे आप। ये मीडिएटर के रूप में काम करता है, इधर भी देखता है, यहाँ भी देखता है, यहाँ की बात यहाँ और यहाँ की बात यहाँ, है ना। इस तरीके से ये मीडिएटर के तौर पर काम करता है, समन्वय स्थापित करता है, ठीक। तो ये समन्वय कैसे स्थापित किया जाता है कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य में, ये सब सचिव पद्धति की एक कला है, इसकी विशेषता है। इसके अंतर्गत सब कुछ तय होता है कि कौन काम किसके अंतर्गत होगा, कौन कैसे काम करेगा, ठीक है। उसके पश्चात में नेक्स्ट है आपका विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का क्या मतलब है? विश्वसनीयता से अभिप्राय यह है कि लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं, किस पर? सचिव पद्धति पर। अब विश्वास क्यों करते हैं, क्यों विश्वास करते हैं? उनको पता है कि संस्था में एक ऐसा व्यक्ति है जो सचिव पद्धति के अंतर्गत काम करता है, अर्थात भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत काम करता है। वो कभी भी गलत तरीके से काम नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनी अधिनियम कंपनी का एक संविधान है ना। इस प्रकार से हम सभी लोग अपने भारत के संविधान को मानते हैं, है ना, उसका पालन करते हैं। उसमें नियम कानून शर्तें दी गई हैं, अर्थदंड तक है, सजा की भी अवधि है उसमें, है ना, सब कुछ है। तो लोग उसके, आप चाहे उसको कह लो कि डर होता है, डर की वजह से लोग इस तरीके से काम करते हैं कि नहीं अच्छे से काम करना है, नहीं तो उसमें अर्थदंड भी है, पैसा देना पड़ेगा, जुर्माना भी लगेगा, और अगर उससे नहीं बात बनी तो फिर सजा भी हो सकती है। चाहे ऐसे मान लो, या आप कह लो कि जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है, उसको कोई बात प्रारंभ से बताई जा रही है, तो उसके अंदर कभी भी गलत बात आती ही नहीं है, वो हमेशा योग्य ही होता है, अच्छी तरीके से ही वो काम करना पसंद करता है, ठीक है। तो चाहे हमारी संस्था के अंशधारी हों, चाहे संचालक मंडल भी क्यों ना हो, संचालक हो या फिर ऋणपत्रधारी हो, चाहे अन्य कर्मचारी लोग या अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे ग्राहक भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। उनको इतना विश्वास हो जाता है हमारी कंपनी पर, संस्था पर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर सचिव पद्धति के अंतर्गत काम होता है, अर्थात वैधानिक तरीके से काम होता है ना। यहाँ पर नियम कानून के अंतर्गत काम होता है, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है जिससे कि वहाँ की जो विश्वसनीयता है वो धूमिल हो, है ना। क्योंकि आप देखते हैं जब कंपनी कई वर्षों तक काम करती है, तब कहीं वो एक विश्वास बना पाती है जनता के अंदर, है ना। तब जनता के अंदर विश्वास बनता है, तो जनता कहती है कि हाँ हमको उस कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, है ना। मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वो ग्राहक वापस चला आता है, पूछ के आता है कब मिलेगा, हमको तो उसी का चाहिए, है ना। तो कंपनी इसीलिए सचिव अपने वहाँ रखती है, सचिव पद्धति के अंतर्गत काम करती है, क्योंकि जिसको ज्ञान होगा वही तो काम करेगा उसके अंतर्गत। अब ज्ञान नहीं है तो सब काम 420 तरीके से हो सकता है, या 420 तरीके से गलत होगा, लेकिन जानबूझ के गलत नहीं होगा,
भूल से भी गलत हो सकता है ना। तो अगर विश्वास बनाना है तो आपको ये पद्धति अपनानी पड़ती है, अर्थात काम करने के तरीके ऐसे रखने पड़ेंगे जो वैधानिक हों, जो नियमों के अंतर्गत हों। ठीक है। अब जैसे आप भी लोग हो, पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हो, अच्छी तरीके से मेहनत करोगे, है ना, तो मेरा भी विश्वास आप पर होगा और आपका भी, अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेहनत करूंगा आपके साथ में, तो आपको भी लगेगा कि हाँ सर पढ़ाते हैं, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना, जानकारी आपकी बढ़ेगी, है ना। नहीं समझ में आएगा तो बैठ के सोओगे फिर, है। तो विश्वास बनाना पड़ता है ना। तो विश्वास जब बनेगा तो मैं और मेहनत करूंगा और आपको समझाने का और समय देने का प्रयास करूंगा। अब लगेगा कि तो पढ़ता नहीं, इसको तो सिर्फ सोने की आदत है ना, तो विश्वास नहीं होगा, है ना। तो विश्वसनीयता बरकरार होनी चाहिए, विश्वास दिलाना पड़ता है, चाहे मैं विश्वास दिलाऊं चाहे आप हमको विश्वास दिलाएं। तो सेम वही प्रक्रिया एक कंपनी में भी होती है। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी अधिनियम पर आधारित यह एक विशेषता है सचिव पद्धति की, क्योंकि सचिव पद्धति ऐसे काम नहीं करती है, उसमें यह लक्षण होता है कि वह भारतीय कंपनी अधिनियम पर आधारित होती है। अब भारतीय कंपनी अधिनियम क्या है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि यह एक नियमों का एक समूह है, नियमों का एक ग्रुप है, बंडल है। इसमें सभी नियम लिखे हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी, उसका कर्मचारी किस तरीके से काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा। तो ये इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है और इसीलिए लोग इस पर विश्वास भी करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नियमों के आधार पर काम करता है तो सचिव पद्धति में जितने भी काम किए जाते हैं वो भारतीय कंपनी अधिनियम पर आधारित होते हैं, इस पर आधारित होते हैं। इसमें जो ड्यूटीज बताई गई हैं, जो तौर तरीके बताए गए हैं, जो धाराएं सेक्शंस बताए गए हैं, उनके अंतर्गत ही इसमें काम होता है, काम किया जाता है। तो इसलिए लोग विश्वास करते हैं इस पर। तो लक्षण आपने देखे, कौन कौन से बताए हमने आपको। पहला था आपका गोपनीयता, है ना। पहला है गोपनीयता, दूसरा है वैधानिकता, तीसरा है कार्यवाही विषयक व्यवहारिकता का ज्ञान, कार्यवाही विषयक व्यवहारिकता का ज्ञान। नेक्स्ट है आपका लक्ष्य, फिर नेक्स्ट है समन्वय, और नेक्स्ट क्या है विश्वसनीयता। और नेक्स्ट क्या है इन तथ्यों के आधार पर आपने देखा कि सचिव पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं। जिन्होंने पहले नहीं देखा है
गोपनीयता, वैधानिकता, कार्रवाई, विषय व्यवहारिकता का इसमें ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय कंपनी अधिनियम पर आधारित है। इसमें तरीके सारे बताए गए हैं। उसके पश्चात लक्ष्य, इससे जो हमारा लक्ष्य है उसको हम आसानी से प्राप्त करते हैं। समन्वय स्थापित किया जाता है इसमें सचिव पद्धति के माध्यम से, विश्वसनीयता बनी होती है ना, सभी लोग विश्वास करते हैं इसमें। क्यों करते हैं राष्ट्र में? क्योंकि ये भारतीय कंपनी अधिनियम पर आधारित होती है। तो जब आप इनका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानकारी, ये पॉइंट आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में रखना, और जब इनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये क्या है, जैसे मैंने बताया, उसको थोड़ा सा जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप स्वतः याद हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई ऐसा मेहनत करने का कोई काम नहीं है। बशर्ते आपको मेहनत करनी है, शॉर्ट हैंड में मेहनत करनी है टाइपिंग के सब्जेक्ट में, इनको तो बस आपको थोड़ा सा ना रिवीजन करना है, रिवाइज करना है ना, इससे कि ये पॉइंट आपके मस्तिष्क में यदि है तो आप आसानी से इनको आप डिफाइन कर पाएंगे, है ना। तो अगर किसी शब्द में अगर कोई कहीं दिक्कत हो, कुछ समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, है ना, बार बार पूछ सकते हो, आपका अधिकार है पूछने का, ठीक है। आप उसका इस्तेमाल करें और ज़रूर पूछें और ज़रूर पढ़ें, तभी आप अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे, है ना। और लोग क्या करते हैं कि मैंने तो कहा कि कल करके लाना है, वो कुछ नहीं करते, जैसे सुना था वैसे आकर के बैठ गए। जो सुनो उसको धुनो जरूर, है ना, उसका पालन जरूर करो, तभी आपका जो ज्ञान का जो स्तर है, बौद्धिक स्तर, वो बढ़ेगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मेरा तो बौद्धिक स्तर तो बढ़ ही रहा है, अब इससे बढ़ के ऊपर कहाँ जाएगा, पहुँच गया जहाँ पहुँचना था, है ना। अब आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाएं। जब आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा तो जो आपका लेवल है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आपकी जो विचारधारा, आपके जो विचार हैं वो स्वतः इंक्रीज हो जाएंगे और आपको एक अच्छा विभाग भी मिलेगा और अच्छा स्केल भी मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल आपके सम्मुख पुनः एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखो और पढ़ने पर विशेष तौर से ध्यान दो।